ओके, दिस इज क्लास 8 और ये अपने 8 क्लास के सबसे पहले जियोग्राफी का पूरा रिवीजन है। ठीक है, तो ये जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। मैं आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चन और आंसर समझा देता हूँ। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सारे समझेंगे, इसके अलावा जो अदर इम्पोर्टेंट है उसमें से जो मेन क्वेश्चन है वो भी समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? कि जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो पूरी अर्थ पर समान तरह से नहीं है, कहीं कम पाए जाते हैं, कहीं ज्यादा पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? पहले वाले का आंसर है फिजिकल फैक्टर्स। रिसोर्सेज अलग अलग पाए जाते हैं, इसका कारण है फिजिकल फैक्टर्स। जमीन हर जगह की सेम नहीं होती है, लाइक सॉइल, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। मिट्टी अलग अलग होती है, क्लाइमेट, जलवायु अलग अलग होता है, एल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई अलग अलग होती है, जिस वजह से दीज आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से रिसोर्सेज अर्थ पर अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। फिर अपना सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? वैसे तो नाम से ही पता चलता है, रिसोर्स कंजर्वेशन यानी संसाधनों को बचाना। फिर भी पढ़ लेते हैं, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, रिसोर्सेज का केयरफुली यूज करना, ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करना, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उन्हें उतना पर्याप्त समय देना कि वह वापस बन सके। दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, इसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। उसके बाद है अपना तीसरा क्वेश्चन, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट? हम सब कौन है? हम सब ह्यूमन रिसोर्स है। हम क्यों इम्पोर्टेंट है? तो बात यह कि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो अदर रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं होगी। प्लस अपन सबके अंदर इंटेलिजेंस, नॉलेज होता है, जिस वजह से ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आंसर पढ़ लेते हैं, ह्यूमंस विद देयर इंटेलिजेंस, हम इंसान, हमारे अंदर हमारी जो इंटेलिजेंस है, नॉलेज, जो ज्ञान है, फिजिकल एक्सपर्टाइज, जो शारीरिक एक्सपर्टाइज होती है किसी काम को करने की, मॉडिफाई द गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, प्रकृति से जो सामान मिलता है हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं, सो दैट दे रेंट टू बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट वे, और इस तरह से हम उनको एकदम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे जमीन से बहुत सारी चीजें निकलती है, बट उन्हें एज इट इज यूज नहीं किया जाता है, उन्हें चेंज किया जाता है, फिर उन्हें यूज किया जाता है। नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अपन काफी बार क्लास में पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर, कि इस तरह से आज का प्रेजेंट, आज डेवलपमेंट हो कि फ्यूचर भी उससे अफेक्ट ना हो। पढ़ लेते हैं बुकिश लैंग्वेज में, बैलेंसिंग द नीड, अपनी आवश्यकताओं को बैलेंस करते हुए चलो, टू यूज रिसोर्सेज, संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करो, एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, ताकि भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहे। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद ये एमसीक्यू है, वैसे तो एमसीक्यू आपको खुद को सेल्फ रीड करना है। आगे ये हमारा सेकेंड पेज, ये सीधा अदर इम्पोर्टेंट आ गया। ठीक है, तो अदर इम्पोर्टेंट में से जो मेन थे बस वो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, ऐसे रिसोर्सेज जो प्रकृति से निकाले जाते हैं, एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, चेंज तो करते हैं बट ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फिर अपना अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। तो रिन्यूएबिलिटी के आधार पर रिसोर्सेज को बांटा जाता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। अपन रिन्यूएबल के अंदर पढ़ते हैं सनलाइट है, एयर है, ये वाटर है, ये क्या है? रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो कोल है, पेट्रोल है, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अगला पेज, इसके अंदर वही है जो भी अपन ने पहले पढ़ा था। इसमें कहा गया यहाँ से, कैन बी क्लासिफाइड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, की रिन्यूएबिलिटी के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। फिर क्या कहा गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर थॉस विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली, जो फटाफट बनते हैं उन्हें रिन्यूएबल कहते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल किसे कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर थॉस विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं उन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। आगे जो मैंने अंडरलाइन क्लिक लाइनें आगे टिक नहीं की है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है रिसोर्सेज को कंजर्व करना। रिसोर्सेज यानी जो संसाधन होते हैं उन्हें बचाना। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, संसाधनों का सोच समझकर इस्तेमाल करना। एंड गिविंग देम टाइम, उन्हें पर्याप्त समय देना। टू गेट रिन्यूड, कि वो वापस बन सके, इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। इसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। उसके बाद एक इस फर्स्ट लेसन में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स? तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स में तो इंसान खुद आ जाएगा, और ह्यूमन मेड के अंदर वो सारी चीजें आएगी जो इंसान ने बनाई है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या होगा, यहाँ से पढ़ लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर। इंसान नेचर का एकदम बेस्ट यूज करता है टू क्रिएट रिसोर्सेज, ताकि नेचर से मिलने वाली वस्तुओं से वो संसाधन बना सके। when they have the knowledge, skill and technology to do so। लेकिन ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन नेचर से मिली हुई चीजों को रिसोर्सेज कब बनाएगा, जब इंसान के पास नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी होगी, तो ही तो इंसान इन चीजों को कन्वर्ट कर पाएगा, अदरवाइज कैसे कर पाएगा। इसके अलावा एजुकेशन एंड हेल्थ, इंसान के पास एजुकेशन और हेल्थ भी होनी चाहिए। हेल्प टू मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज, हम सब पीपल है, बट हम वैल्यूएबल कब माने जाएंगे, जब हमारे पास एजुकेशन होगी, हमारे पास हेल्थ होगी, तभी हम वैल्यूएबल रिसोर्सेज माने जाएंगे, अदरवाइज अपन इस प्रकृति पर बोझ है। ठीक है। सेकंड है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो इंसान ने बनाए। फिर अगले लेसन, इसी चैप्टर के अंदर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मेंशन सम ऑफ इट्स प्रिंसिपल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और इसके कुछ सिद्धांतों को परिभाषित करें। जो मैंने अंडरलाइन क्लिक किए, यहाँ से यहाँ तक अपन इसको पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? यूटिलाइजिंग अ रिसोर्स, संसाधनों को यूटिलाइज करना, उपयोग करना। इन सच अ वे, इस तरह से, दैट वी नॉट ओनली थिंक ऑफ मीटिंग अवर ओन रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, बट वी ऑल्सो अवेयर ऑफ द कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर। संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करना कि केवल आज ही नहीं, भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहे, इसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। नंबर 1, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखो, लाइफ के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, इंसान भी एक लाइफ है, जीव जंतु भी एक लाइफ है। तो अपने को जीव जंतुओं के प्रति बुरा व्यवहार नहीं रखना चाहिए, उन्हें, उनका भी रेस्पेक्ट, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। सेकंड है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज हम जो ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, हमें एक अच्छा इम्प्रूव्ड ह्यूमन लाइफ जीना चाहिए। थर्ड, कंजर्व द अर्थ विटेलिटी एंड डाइवर्सिटी। आज हमारी अर्थ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, विटेलिटी है, बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं, इन सबको बचाना है। ये नहीं है कि अर्थ के संसाधनों को खत्म करो। नंबर 4, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म हो रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। नंबर 5, चेंजिंग पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, कि हमारा जनरली एनवायरनमेंट के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होता है, हमें इसे चेंज करना होगा। एंड द लास्ट वन इज एनाबलिंग द कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। जितने भी कम्युनिटीज के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उन्हें अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा कि एनवायरनमेंट केवल एक आदमी नहीं बचाएगा, हम सबको मिलकर के एनवायरनमेंट को बचाना है। फिर हमारा ये सेकंड लेसन आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये अपना लेसन 2। अब अपन लेसन 2 का रिवीजन कर लेते हैं, लाइन टू लाइन क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन? मिट्टी को बनाने में क्लाइमेट के भी दो फैक्टर्स का योगदान है। मिट्टी को बनाने में क्लाइमेट के भी दो फैक्टर्स का योगदान है। वो दो कौन कौन से फैक्टर्स है? एक है रेनफॉल, मतलब बारिश की मात्रा, और एक है टेम्परेचर वेरिएशंस। कभी कभार टेम्परेचर कम ज्यादा होता है। ये दो चीजें हैं, रेनफॉल और टेम्परेचर। ये दो वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जो सोइल को बनाने में हेल्प करते हैं। वैसे आपको पता होगा, अपन ने क्लास में पढ़ा था कि सोइल कैसे बनती है। सबसे पहले पहाड़ टूटते हैं, वेदरिंग और इरोजन पढ़ा था अपन ने। वेदरिंग में तो क्या होता है कि पहाड़ टूटते हैं, छोटे पहाड़ बनते हैं, फिर उनसे छोटे पहाड़ बनते हैं, मतलब वो पहाड़ टूटते हैं, उनसे वो चट्टानें टूटती है, चट्टान और छोटी बनती है और छोटी बनती है, अंत में उस चट्टान की मिट्टी बन जाती है। तो जो मिट्टी बनी है वो चट्टानों से बनी है,
ये तो बेहतरीन हो गया। और इरोजन मतलब जब हवा के द्वारा या पानी के द्वारा ये मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसे इरोजन कहते हैं। अभी अपना सेकंड क्वेश्चन है, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आज जमीन खराब हो रही है, जमीन की क्वालिटी आज खराब हो रही है, इसके दो कारण बताओ। तो पहला कारण, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसेस ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। जो एग्रीकल्चरल लैंड है जिस पर एग्रीकल्चर होना चाहिए, आज उस जमीन पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, आज उस जमीन पर क्या हो रहा है, लोग अपने बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं। तो ये है पहला कारण। और सेकंड रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन एंड रोड। ये तो अपन मन से ही बता सकते हैं कि जमीन आज क्यों खराब हो रही है, जमीन की क्वालिटी। उसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि हम जमीन पर बिल्डिंग्स हाउस बना रहे हैं जहां पर खेती करना चाहिए थी। सेकंड, हम रेलवे लाइन और रोड बना रहे हैं जहां खेती करना चाहिए थी। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ह्यूमन रिसोर्स है, फिर भी लैंड भी एक जमीन भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसके पीछे क्या कारण है? आंसर, लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। लैंड भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, बिकॉज क्योंकि humans not only live on land but their food and other requirements are also fulfilled directly or indirectly by land. हम जमीन पर केवल रहते नहीं है, केवल घर नहीं बनाते हैं, बट अपने को जो भोजन प्राप्त होता है वो भी जमीन से ही प्राप्त होता है, क्योंकि खेती जमीन पर की जाती है। ऑल द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन लैंड। सारी फसलें जमीन पर उगाई जाती है। ऑल द मिनरल्स इसेंशियल फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। आज जितने भी मिनरल्स प्राप्त होते हैं वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जमीन से ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लैंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए दो कदमों को या सरकार के द्वारा किए गए दो कार्य ताकि जमीन को बचाया जा सके, सॉरी प्लांट्स और एनिमल्स को बचाया जा सके। नंबर 1, सरकार ने बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। ये सरकार का पहला कदम, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई ताकि प्लांट्स और एनिमल्स को बचाया जा सके। सेकेंड, गवर्नमेंट ने बैन किया कि साहब आप जानवरों की हंटिंग नहीं कर सकते। गवर्नमेंट हैज बैन द हंटिंग ऑफ एनिमल्स। गवर्नमेंट ने जानवरों की हंटिंग पर क्या लगा दिया? बैन। फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। वाटर को कैसे बचाया जाए, इसके कोई 3 तरीके आप अपने बताओ। तो सबसे पहले देखो, नॉर्मल बात तो लिखनी है, द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी अंडरटेकन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ताकि आंसर थोड़ा लेंथी दिखे। अब क्या स्टेप्स हम कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए? नंबर 1, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाना। सेकेंड है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। इससे क्या होगा कि जो सरफेस वाटर है वो एकदम स्पीड से नहीं जाएगा, स्लो स्पीड से जाएगा। तो जो सर पानी है जमीन पर वो जमीन में सीपिंग होगा, जमीन के अंदर भी जाएगा। और तीसरा पॉइंट है स्प्रिंकल सिस्टम, खेतों के अंदर सिंचाई के लिए स्प्रिंकल सिस्टम, फव्वारों का यूज करें इरिगेशन पर्पस के लिए। तो ये 3 तरीके हो गए। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, ये तो एमसीक्यू है, मैंने कहा था एमसीक्यू आपको सेल्फ रीड करने। एमसीक्यू है, चलो ट्रू फॉल्स में करवा देता हूँ क्योंकि इसमें रीजन भी बताने हैं। पहला क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। कि वो जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, प्लेन्स यानी समतल मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र यानी ऐसे समतल मैदान जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाए, वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां की जमीन बहुत ही फर्टाइल है, वहां की जमीन बहुत ही उपजाऊ है, पानी बहुत ज्यादा उपलब्ध है वहां पे। तो वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा खेती करेंगे। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डेक्लाइनिंग। आज पानी है ना पर पर्सन कम हो रहा है। कारण, तो कारण देखो सीधा सा है, पानी तो है जितना ही है लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, तो पर पर्सन जो वाटर होगा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा वाटर है बट लोग उसे पोल्यूट करके पीने लायक नहीं छोड़ते, तो वो भी एक रीजन है कि पानी कम हो जाएगा, तो पर पर्सन वाटर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद ये अपने अदर इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन आ गए। तो ये मेरे को अदर इम्पोर्टेंट में से कुछ मेन क्वेश्चन लगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला, डिफाइन लैंडस्लाइड्स, जमीन का खिसकना किसे कहते हैं? लैंडस्लाइड्स इज अ जियोग्राफिकल फेनोमेना, यह एक भौगोलिक घटना है वेर, जहां पर लार्ज मासेस ऑफ रॉक्स, चट्टान के बड़े बड़े हिस्से,
एंड द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्लोप, जहां पर चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े या बहुत सारी मिट्टी स्लोप ढलान पर दूसरी साइड चली जाती है, उसे लैंडस्लाइड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द 4 लेयर ऑफ सॉइल। ये इंपॉर्टेंट है, एक आध बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि सॉइल के 4 लेयर्स होते हैं, उनके नाम बताओ। सबसे ऊपर वाली सॉइल को कहते हैं टॉप सॉइल, उसके नीचे वाली सॉइल को कहते हैं सब सॉइल, उसके नीचे वाली सॉइल को कहते हैं वेदर्ड रॉक सॉइल, और जो सबसे नीचे सॉइल होती है उसे कहते हैं अनवेदर्ड पेरेंट रॉक सॉइल। एक है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहते हैं? ये तो अपन ने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था, फिर भी वापस पढ़ लो। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक क्षेत्र के सारे प्लांट और सारे एनिमल्स considered in terms of how they interact with each other and with their environment is called ecosystem। किसी एक ही जगह के सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे मिलते हैं, प्लस एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस सिस्टम को इकोसिस्टम कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, राइट डाउन द फैक्टर्स दैट लीड टू सॉइल फॉर्मेशन। बताओ मिट्टी किन किन की वजह से बनती है? मैंने अभी कहा था मिट्टी बनती है चट्टानों से, चट्टान मतलब पेरेंट रॉक। लेकिन पेरेंट रॉक, एक बात बताओ, जादू को होगा नहीं कि जादू हो गया और चट्टान की 1 सेकंड में मिट्टी बन गई, है ना? तो रॉक्स को मिट्टी बनाने के लिए क्लाइमेटिक फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए? क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो ऐसे फैक्टर्स जो मिट्टी बनाते हैं, नंबर 1 तो चट्टान चाहिए, नंबर 2 क्लाइमेटिक फैक्टर्स चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे टोपोग्राफी, मतलब वहां की जमीन कैसी है, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या पाए जाते हैं, टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मिट्टी को बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम, क्योंकि मिट्टी को बनने में बहुत टाइम लगता है। और ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ये 13 है, वाटर साइकिल। मैंने टिक इसके लिए नहीं किया क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है। वाटर साइकिल आप सब समझते हो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? एक्सप्लेन करें। बारिश के पानी को बचाना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाने का एक साधारण सा तरीका और सबसे अच्छा तरीका, सबसे एफिशिएंट तरीका है। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर रेन वाटर इज स्टोर्ड इन ह्यूज एंड अंडरग्राउंड टैंक्स एंड देन द स्टोर्ड वाटर इज यूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड। इसमें क्या होता है कि पानी को हम टैंक के अंदर, टंकियों के अंदर या फिर होदी के अंदर बचाते हैं, और जब इस्तेमाल करना होता है तो उस पानी का वापस इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट पेज। ये भी अपना एक अदर इम्पोर्टेंट है। देखो क्लास में एक चीज सीधी सी कह दूं, इसमें केवल 2 मेथड है, बट बुक में अपने 7 मेथड्स थी, है ना, लगभग 7 मेथड्स थी। वो सातों मेथड्स पढ़ के जाना, इन केवल 2 मेथड से कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 मेथड, 2 वेज बाय विच सॉइल कैन बी कंजर्व। सॉइल को कैसे बचाया जाए? एक है मल्चिंग, एक है काउंटर बैरियर। मैंने क्लास में क्या था, मल्चिंग किसे कहते हैं कि भाई आपका जो खेत है वो एकदम बंजर है, तो किसी आस पड़ोस से जहां पर फसल कटी है तो जो बचा हुआ कचरा है जिसमें ह्यूमस है, वो कचरा आप अपने खेत में लाके बिछा दो, ताकि उस कचरे की जो ह्यूमस है वो आपके खेत की मिट्टी में चली जाएगी और धीरे धीरे आपका खेत फर्टाइल होने लगेगा। इसे मल्चिंग कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द बेयर ग्राउंड। बेयर ग्राउंड यानी बंजर भूमि। बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब ये जो फसल काटने के बाद में जो फसल का नीचे वाला पोर्शन होता है उसे स्ट्रॉ कहते हैं। तो आप अपने खेत पर जो बेयर जमीन है, बंजर जमीन है, उस पर बहुत सारे स्ट्रॉ बिछा दो। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। इससे क्या होगा, आपके खेत की जो मिट्टी है वो स्ट्रॉ में से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेगी और समय के साथ साथ आपका खेत वापस अच्छा खेत बन जाएगा। सेकेंड मेथड का नाम है काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर मतलब क्या होता है, स्टोन, ग्रासेस, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड अलोंग काउंटर्स। आपके जो खेत है उसके चारों तरफ घास फूस लगाओ, है ना। ट्रेचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू ट्रेच वाटर। और आपका जो, इससे क्या होगा कि यदि आप अपने खेत के चारों तरफ काउंटर बैरियर, अगर आप अपने खेत के चारों तरफ पेड़ पौधे घास फूस लगाओगे तो आपके खेत की जो मिट्टी है वो उड़ करके दूसरे खेत में नहीं जाएगी। अगला पेज। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन वी कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन। हम नेचुरल वेजिटेशन को कैसे बचा सकते हैं? नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति को हम कैसे बचा सकते हैं?
तो प्राकृतिक वनस्पति यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को कैसे बचाएंगे? पहले नॉर्मल लाइन तो लिखना ताकि आंसर थोड़ा लेंथी दिखे। बाय रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, नंबर वन, हम सॉइल इरोजन को कम करके, नंबर वन, हम सॉइल इरोजन को कम करके नेचुरल वेजिटेशन को बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। सेकेंड, बाय एफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा करके। नंबर थ्री, बाय कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लगती है उस पर कंट्रोल करके। नंबर फोर, ये सरकार करेगी, सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सरकार बनाएगी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, और इससे पेड़ पौधों को बचाया जा सकता है। नंबर फाइव, बाय कंजर्वेशन ऑफ लेक्स, क्रीट्स एंड वेटलैंड्स टू प्रिवेंट प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम बीइंग डिप्लेक्टेड। इसके अलावा कहा गया है कि जो वेटलैंड्स होती है, अच्छी जमीन होती है, झीलें होती है, उनको भी बचा करके हम नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति को बचा सकते हैं। या आ गया अपना लेसन थ्री, लेसन वन टू हो गया, ये लेसन थ्री है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एग्रीकल्चर, खेती क्या है? वैसे टेक्स्ट बुक के तो अपन सारे क्वेश्चन ही पढ़ने वाले हैं, ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट लेके आना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। एग्रीकल्चर इज द साइंस, एग्रीकल्चर एक साइंस है, आर्ट एक कला है, ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, मिट्टी के ऊपर खेती करने की एक साइंस और आर्ट है जिसे एग्रीकल्चर कहते हैं। रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, जिनमें हम फसलों को उगाते हैं। रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक्स, जिनमें हम जानवरों को पालते हैं। इट इज वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज नॉन एज फार्मिंग, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और एग्रीकल्चर को फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, ऐसे फैक्टर्स के नाम बताएं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। जैसे ज्यादातर लोगों के खेत होता है, तो खेती के अंदर बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है, कभी बारिश आती है, कभी क्लाइमेट खराब हो जाता है ना। पहला, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, कि मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल यानी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए तो खेती अच्छी होगी। सेकंड, फेवरेबल क्लाइमेट, जलवायु अच्छी होनी चाहिए। थर्ड है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर यानी पैसे होने चाहिए ताकि वो खेती कर सके। सोशियो यानी समाज के अंदर कोई दिक्कत ना हो। नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। अपन ने क्लास में काफी टाइम पढ़ा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब एक जंगलों के अंदर जो पहले के टाइम के लोग हैं ना, कोई फिक्स जंगल फिक्स खेत था नहीं, एक जगह खेती करते 3-4 साल, फिर वो जमीन थोड़ी कम फर्टाइल हो जाती, दूसरी जगह चले जाते, तीसरी जगह चले जाते थे, एक जगह टिक के खेती नहीं करते थे। सबसे बड़ा नुकसान क्या था, जंगलों को जलाते थे, फॉरेस्ट फायर। कभी कभार जंगलों को जलाते थे और वो आग फैल जाती थी हवा की वजह से और पूरे के पूरे जंगल जल जाते थे, पेड़ों को काफी ज्यादा इससे नुकसान था। चलो पढ़ लेते हैं। Shifting cultivation is a type of cultivation in which the farmer shift to another part of the land as the soil loses fertility. Shifting cultivation के अंदर क्या होता है कि फार्मर दूसरे खेत में शिफ्ट हो जाता है जब उसको लगता है कि जहां उसने पहले खेती की थी वहां की जो फर्टिलिटी पावर है, उर्वरकता शक्ति है, वो कम हो चुकी है, तो क्या करता है दूसरी जगह चला जाता है। इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। फिर हमारा ये नेक्स्ट पेज, टेक्स्ट बुक के तो अपन में से भी सारे क्वेश्चन ही करेंगे। हाँ, ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिसएडवांटेजेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने के नुकसान क्या है। नंबर वन है डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे कट जाते हैं। नंबर टू है लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, जंगलों को नुकसान होता है। तीसरा है सोइल इरोजन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से सोइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पेड़ तो काट दिए। नंबर फोर, द लैंड बिकम्स अनप्रोडक्टिव, आप जमीन को खराब करके वहां से चले जाते हो, तो ये भी नुकसान है। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है, सुने। इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग मतलब जिसका मेन उद्देश्य पैसे कमाना होता है। वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, प्लांटेशन की एक चीज होती है, अलग अलग फसलें नहीं उगाते, एक ही क्रॉप उगाते हैं। लाइक टी, या तो पूरा का पूरा टी प्लांटेशन करेंगे या पूरा का पूरा शुगर प्लांटेशन करेंगे। देयर आर देन जनरली प्रोसेस इन द फैक्ट्रीज, और ये जो टी और शुगर केन होता है इन्हें गारंटी से फैक्ट्रियों के अंदर भेजा जाएगा और फैक्ट्रियों के अंदर प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, नेम द फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनसे हमें धागा मिले। फाइबर क्रॉप्स यानी ऐसी क्रॉप्स जिनसे हमें धागा प्राप्त हो। एंड द नेम ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, और ये भी बताओ कि इन फाइबर क्रॉप्स को उगाने के लिए क्लाइमेट, जलवायु कैसी चाहिए।
आंसर क्या है? जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन क्या है? फाइबर क्रॉप्स है। और जूट को उगाने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए? नंबर 1 हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा, बारिश ज्यादा, और क्लाइमेट ह्यूमिड, नमी वाला क्लाइमेट होना चाहिए। और अगर अपन कॉटन कपास की खेती करना चाहें तो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, लाइट मतलब बारिश कम चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक 210 दिन तक कॉटन की खेती होना, बर्फ नहीं गिरना चाहिए। अगर बर्फ गिर गया ना तो कॉटन की खेती क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। एमसीक्यू आपको सेल्फ करने। गिव रीजन का पहला क्वेश्चन। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। देखो मैं एमसीक्यू सेल्फ के लिए इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अपन ने क्लास में पढ़ा था मैंने बुक के अंदर बहुत सारे नोट्स टिक करवाए, वो सब के सब एमसीक्यू है ना। पहला क्वेश्चन है गिव रीजन का पहला। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। बताओ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी क्यों है? आंसर, आंसर इंडियन सॉइल इज बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देखो फसल के लिए, सब्जियों के लिए और फल फ्रूट के लिए इंडियन सॉइल बेस्ट है। इसके अलावा more than 64% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। आज भारत की 64% से ज्यादा जनसंख्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती पर डिपेंड है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट, ज्यादातर जनसंख्या अनपढ़ है। एंड एग्रीकल्चर इज देयर सोल मीडियम ऑफ अर्निंग, सोल यानी एकमात्र है, और उनके अर्निंग का जो एकमात्र तरीका है वो है एग्रीकल्चर। थस इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो एग्रीकल्चर है वह प्राइमरी एक्टिविटी है। उसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, कि बताओ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें क्यों उगाई जाती है? आंसर, डिफरेंस इन टोपोग्राफी, अलग अलग जगह की जमीन अलग अलग होती है, डिफरेंस सोइल अलग अलग होती है, क्लाइमेट अलग अलग होता है जिस वजह से फसलें भी क्या होगी? अलग अलग उगेगी। इसके अलावा क्या कहा गया? डिफरेंस इन द लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल अलग अलग होती है जिस वजह से वो एक फसल नहीं अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक डिफरेंस तो मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में आना ही चाहिए। प्राइमरी टेरिटरी या सबसिस्टेंस इंटेंसिव में से एक तो एग्जामिनर को पूछना ही चाहिए। पहला क्वेश्चन है प्राइमरी एक्टिविटी और टेरिटरी एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड्स ऑल those activities that are connected with the extraction and production of natural resources। मतलब ऐसी सारी एक्टिविटीज जो जुड़ी हुई है, या तो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करो या नेचुरल रिसोर्सेज का जमीन में से एक्सट्रैक्शन करो, जमीन में से बाहर निकालो, उसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। जबकि टेरिटरी किसे कहते हैं? ऐसी टेरिटरी एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सब सेकेंडरी सेक्टर। टेरिटरी एक्टिविटीज उन्हें कहते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करती है, उन्हें टेरिटरी एक्टिविटीज कहते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर बी। प्राइमरी एक्टिविटीज प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, प्राइमरी एक्टिविटीज के द्वारा कच्चा माल प्राप्त होता है, जबकि जो टेरिटरी एक्टिविटीज है सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू। जबकि जो टेरिटरी एक्टिविटीज है वो क्या है? एक तरह से सर्विस सेक्टर है। ये क्या करेगी? जो सामान बना है खेतों के अंदर उसे फैक्ट्री तक सप्लाई करने का काम करेगी। तीसरा पॉइंट है प्राइमरी एक्टिविटी इज द फर्स्ट स्टेज, टेरिटरी इज द थर्ड स्टेप। तो सर सेकंड कौन सा है? एक होता है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी, और थर्ड होता है टेरिटरी। उसके बाद प्राइमरी के एग्जाम्पल एग्रीकल्चर और फिशिंग, और टेरिटरी के एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रेड, कम्युनिकेशन, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसिस्टेंस और इंटेंसिव में क्या डिफरेंस है? क्लास के अंदर समझाया था, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी आपके पास छोटा सा खेत है, आप ट्रेडिशनल मेथड से खेती कर रहे हो जिससे आपके खेत के अंदर प्रोडक्शन बहुत ही कम हुआ, इसे सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इंटेंसिव में क्या होता है? खेत इसमें भी आपके पास छोटा ही है, बट आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के द्वारा खेती कर रहे हो, अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के HYV सीड्स यूज कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सबका यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा मात्रा में, जिससे उसी खेत पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इसे कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। पढ़ लेते हैं पहला पॉइंट। In this type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family। Subsistence farming में अनाज इतना कम पैदा होता है कि वो अपने जितना अनाज उगता है परिवार में लग जाता, बेचते नहीं है। इंटेंसिव में क्या है?
In this, the farmer cultivate a small plot of land using simple tools and more labor. इंटेंसिव में क्या होता है कि जो फार्मर होता है वो बहुत सारे टूल्स का यूज करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो. पॉइंट नंबर बी, in this type of farming is generally done to meet the basic necessities. Subsistence farming इसके लिए की जाती है ताकि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके. जबकि इंटेंसिव में क्या है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. इंटेंसिव का मेन उद्देश्य ये होता है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना, अमीर बनना, ताकि जो वे ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का तरीका है, वो सुधर जाएगा. थर्ड, इंटेंस सब्सिस्टेंस में क्या है, दिस मेथड ऑफ फार्मिंग यूजेज नो एक्सपेंसिव मशीन. तो सब्सिस्टेंस में किसी तरह की मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जबकि इंटेंसिव के अंदर हर तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है. Number 4, crops that are essential to meet the needs of the families are grown. Subsistence में वही फसलें उगाई जाती है जो परिवार में चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है बेचना तो है नहीं. जबकि इंटेंसिव के अंदर एक से ज्यादा फसल भी उगाई जाती है ताकि मार्केट में बेच सके. तो ये अपना ये पेज हो गया. उसके बाद ये देखो लेसन 3 के अदर इम्पोर्टेंट है. पहला क्वेश्चन है जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, व्हाट इज एग्रीकल्चर. वैसे भी अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, तो मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अपन ने इसी लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग. पहले समझा देता हूँ, क्लास में समझाया था. नोमैडिक हर्डिंग मतलब जो चरवाहे होते हैं वो अपने जानवरों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नोमैडिक हर्डिंग. क्यों घूमते हैं, ताकि जानवरों को चारा और पानी अवेलेबल हो जाए. तो कुछ बच्चे कहेंगे सर चारा पानी उसके अपने गांव में उपलब्ध नहीं होता है क्या. तो उसके अपने गांव में उपलब्ध होता है रेनी सीजन के अंदर, विंटर सीजन के अंदर. समर में उपलब्ध थोड़ी होगा, उसे दूसरी जगह जाना पड़ेगा. वो समर सीजन में ऐसी जगह जाएगा जहां पर उस सीजन में दूसरी जगह बारिश हो रही हो, वहां जाएगा. चलो समझा देते हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक हर्डिंग किसे कहते हैं. In the nomadic herding type of farming, herdsmen move from one place to another place with their animal for fodder and water. जो हर्डमैन है, चरवाहा है, वो अपने जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के घूमेगा, फॉडर चारे के लिए, वाटर पानी के लिए. अलोंग डिफाइनाइट रूट, उसका रास्ता फिक्स होता है, उसी रास्ते से हर बार जाता है. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन. और ये मूवमेंट क्यों करता है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो जाता है गर्मियों के अंदर. एंड कॉन्स्ट्रेंट्स, उसको बहुत सारी बाधाओं का सामना पड़ना. टेरेन, बहुत सारे अलग अलग इलाकों से होके वो गुजरता है. अब देखो जानवरों से उसको क्या प्राप्त होता है. दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वुड, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज. जानवरों को समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, जानवरों से उसको कुछ तो प्राप्त हो रहा होगा. तो जानवरों से उसको मिल्क मतलब दूध, मीट, मांस, वूल, ऊन, हाइड्स, त्वचा एंड अदर प्रोडक्ट्स उसको प्राप्त होते हैं. अब एक है इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन. अभी स्टार्ट थोड़ी देर पहले समझाया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है. और इसके अंदर एक क्वेश्चन है वेयर इट इज प्रैक्टिस, और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ की जाती है. तो देखो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाला क्वेश्चन है. वैसे अपन ने पढ़ लिया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या, लेकिन अभी अपन ये पढ़ लेते हैं कि ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है. इंपॉर्टेंट ये. नंबर 1, एरियाज ऑफ अमेजोन बेसिन. जो अमेजोन बेसिन का क्षेत्र है वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है. अफ्रीका के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है. पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया जाता है. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडिया का जो नॉर्थर्न ईस्टर्न पार्ट है जिधर हिमालय माउंटेन है, वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किया जाता है. ठीक है, एक मिनट, नेक्स्ट पेज. ये भी अपना लेसन 3 का अदर इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन ही है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग. अपन पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं. ऐसी फार्मिंग जिसमें केवल और केवल ये क्या कहते हैं मेन्योर का यूज किया जाता है, खाद का यूज किया जाता, ओनली मेन्योर का यूज किया जाता है, उर्वरक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता है, यूरिया डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग. लाइन टू लाइन समझा देता हूँ. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ टेक्निक, यह एक टेक्निक है विच इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों को उगाया जाता है, रियरिंग ऑफ एनिमल, जानवरों को पाला जाता है, इन नेचुरल वेज, पूरा प्राकृतिक तरह से, कोई मिलावट नहीं है. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, इसके अंदर जिन चीजों का यूज करेंगे वो हमें प्रकृति से प्राप्त होंगे. अवॉइडिंग सिंथेटिक सब्सटेंस, सिंथेटिक सब्सटेंस है ना यूरिया डीएपी, इन सबको अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे.
टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, ताकि मिट्टी की क्वालिटी बनी रहे, उर्वरकता बनी रहे, एंड इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मिक्स फार्मिंग। देखो मिक्स फार्मिंग का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप खेती भी करते हो साथ में जानवरों को भी पालते हो, इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं। क्लास में अपन ने काफी बार पढ़ा है। इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड्स, जमीन पर खेती करते हैं, फॉडर चारा भी उगाते हैं, एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ताकि जानवरों को भी पालते हैं ताकि वो चारा जानवरों को खिला सकें। ये भी अपना अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर, क्लास में मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है। सब्सिस्टेंस यानी छोटा सा खेत है, ट्रेडिशनल मेथड से खेती कर रहे हो, प्रोडक्शन कम हो रहा है, कमाई कम हो रही है, ये सब्सिस्टेंस है। कमर्शियल यानी कमर्शियल में आपके पास खेत भी बड़ा है, आप मॉडर्न मेथड से खेती कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, एक से ज्यादा फसलें उगा रहे हो, मार्केट में बेच रहे हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो, उसे क्या कहते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर कहते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं बुकिश लैंग्वेज में। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली, ऐसी खेती जिसके द्वारा आप केवल अपने परिवार का भरण पोषण करो, बेचोगे नहीं। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज, टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी यूज करते हो, लेबर बाहर से मंगवाते नहीं हो, घर के लोग ही मजदूरी का काम कर लेते हैं, वो क्या है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। एक होता है कमर्शियल, नाम से ही पता चलता है। इन कमर्शियल एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट, फसलें उगाई जाती है, जानवर पाले जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज इज वेरी लार्ज, कमर्शियल के अंदर आपके पास छोटा खेत नहीं है, कमर्शियल के अंदर आपके पास बहुत बड़ा खेत है और आप पैसे भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हो। और फिर ये लेसन आ गया, आई थिंक ये लेसन 4 आ गया। एक मिनट पिछले पेज पर चलते हैं। चलो आई थिंक ये लेसन 4, हाँ ये लेसन 4 है। लेसन 4 का जो पहला क्वेश्चन है वो उस पिछले पेज पर था, तो मैंने कहा कि यार अब पहले क्वेश्चन के लिए क्यों उस पेज को ऐड करें। ये अपना लेसन 4 है और ये इस लेसन 4 के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन, पहला तो गया। दूसरा क्वेश्चन, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो फैक्ट्री लगाने से पहले आप क्या क्या चीजें देखोगे, कहां पर फैक्ट्री लगाओगे। नंबर 1, फैक्ट्री विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री आर रॉ मटेरियल, जहाँ कच्चा माल उपलब्ध हो, लेबर जहाँ मजदूर उपलब्ध हो, कैपिटल पैसे भी होने चाहिए, जहाँ मार्केट उपलब्ध हो, जहाँ पानी हो, पावर मतलब जहाँ लाइट हो, लैंड जहाँ जमीन सस्ती मिले, ट्रांसपोर्ट जहाँ सड़कें हो, कम्युनिकेशन जहाँ वाईफाई मिल जाए, कम्युनिकेशन, तो वहां पर आदमी अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, मतलब टावर हो, कम्युनिकेशन मतलब। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री जिसे जाना जाता है एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी किस फैक्ट्री को कहते हैं, एंड वाई और क्यों कहते हैं। आंसर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज रेफर्ड एज बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन आयरन और स्टील को कहते हैं। क्यों कहते हैं। नंबर 1, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील, ये बात सही भी है, आज के टाइम पर ज्यादातर चीजें आयरन और स्टील की ही बनती है ना, भले मशीन हो या कुछ भी हो। सेकेंड, शिप, ट्रेन, ट्रक ये सब आयरन स्टील से बनते हैं। थर्ड, छोटी से छोटी पिन से लेकर के बड़ी से बड़ी स्टील की चीज इन्हीं से बनती है। नंबर 4, ऑयल के जो वेल्स होते हैं, जो नेचुरल ऑयल निकलता है ना, उसके बड़े बड़े कुएं में जो ड्रिल मशीन होती है वो सब आयरन और स्टील की बनती है। नंबर 5, पाइपलाइन आयरन की बनती है। नंबर 6, मिनरल्स निकलते हैं उनमें आयरन के इक्विपमेंट्स लगते हैं। नंबर 7, आज हम खेती करते हैं उसमें ट्रैक्टर लोहे का है, पीछे हार्वेस्टर लोहे का है। नंबर 8, ऑल द लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है तो उनमें सरिये लगते हैं कि नहीं लगते, स्टील फ्रेमवर्क सरियों को ही तो कहते हैं। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो ये वापस डिफरेंस आ गए और मैं डिफरेंस का खास तौर पे कहता हूँ ध्यान से पढ़ के जाना, एग्जाम में डिफरेंस आते हैं और पूछते हैं और जनरली डिफरेंस जियोग्राफी में से ही पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है। देखो नाम से पता चलता है, एग्रो बेस्ड यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है उन्हें एग्रो बेस्ड कहते हैं, और मिनरल बेस्ड किसे कहते हैं,
ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के लिए मिनरल्स पे बेस है उसे मिनरल बेस इंडस्ट्रीज कहते हैं। एग्रो बेस, पहला पॉइंट, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज यूज प्लांट्स एंड एनिमल, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस प्रोडक्ट। एग्रो बेस एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और ये जो मिनरल बेस है they are primary industries that uses minerals or as their raw material, ये raw material के तौर पर mineral का use करते हैं। second point, these industries are set up in rural and urban areas both, एग्रो बेस गांव में भी लगती है शहरों में भी लगती है, जबकि जो मिनरल बेस है वो केवल और केवल अर्बन एरियाज, केवल और केवल शहरों में ही लगती है। थर्ड, जो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज है वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम खाते हैं, हमारे कंजम्पशन के लिए है, जबकि जो मिनरल बेस है वो हमारे लिए नहीं है। जो मिनरल से चीजें बनेगी, लोहे से, है ना, स्टील से, वो हमारे तो यूज आएगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे साथ साथ वो चीजें किसी दूसरी जगह इस्तेमाल हो, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल हो, हर जगह इस्तेमाल हो सकती है। फिर है पॉइंट नंबर 4, एग्रो बेस। एग्रो बेस के अंदर गांव में भी रोजगार मिलता है, जबकि जो मिनरल बेस है उससे गांव में शहरों में दोनों जगह रोजगार मिलता है। और क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 है, एग्रो बेस का एग्जांपल क्या है? फूड प्रोसेसिंग है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, कॉटन टेक्सटाइल है। और जो मिनरल बेस है उसके एग्जांपल होता है आयरन ओर है, स्टील इंडस्ट्रीज है, ये सब क्या है? मिनरल बेस के एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर में क्या डिफरेंस है? देखो सीधी सी बात है, मैंने एक बार क्लास में भी कहा था, प्राइवेट सेक्टर मतलब जो आपकी खुद की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर यानी जो सरकारी कंपनी है, बस वो पब्लिक सेक्टर। जॉइंट सेक्टर मतलब जिसमें प्राइवेट और सरकार मिलके काम करती है उसे जॉइंट सेक्टर कहते हैं। पब्लिक सेक्टर का सुनो पहला पॉइंट, पब्लिक सेक्टर का पहला पॉइंट है, द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब ऐसी सारी इंडस्ट्रीज जिनके मालिक सरकार होती है। जबकि जॉइंट सेक्टर में क्या होता है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल, जिनका मालिक सरकार भी होती है, प्राइवेट आदमी भी होते हैं। सेकेंड पॉइंट, पब्लिक सेक्टर के अंदर पैसे सरकार बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है, तभी तो पब्लिक सेक्टर है। जबकि जॉइंट सेक्टर के अंदर पैसे लेस, थोड़े कम इन्वेस्ट किए जाते हैं। थर्ड, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो रोजगार मिलता है वो सरकारी रोजगार मिलता है, सीधी सरकारी नौकरी मिलती है। जबकि जॉइंट सेक्टर के अंदर जो जॉब मिलती है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, ठीक है। और नंबर 4, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है, सरकारी कंपनियों के एग्जाम्पल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म है इसकी सेल, SAIL। और जॉइंट सेक्टर का एग्जाम्पल है मारुति, मारुति की कारें बनती है, वो क्या जॉइंट सेक्टर का एग्जाम्पल है। ये आगे अपने लेसन 4 के अदर इम्पोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री किसे कहते हैं? वैसे तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सुन लो। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्री एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसे कमाने का तरीका है, दैट इज कंसर्न्ड, जो कि जुड़ा हुआ है, विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहां सामान का उत्पादन होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, जहां मिनरल्स को जमीन में से निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं। एक क्वेश्चन नंबर थोड़ा 7 है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नोन एज बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्योंकि हर फैक्ट्रीज के अंदर आयरन और स्टील चाहिए रहता है। तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है वो अदर इंडस्ट्रीज की बैकबोन क्यों कही जाती है? वेट फॉर अ मिनट। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 7 कि आयरन और स्टील को बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज क्यों कहा जाता है। सुने, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ फीडर, फीडर यानी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है। तो ये एक MCQ भी बन सकता है कि भाई फीडर इंडस्ट्री किसे कहते हैं? फीडर इंडस्ट्री कहते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को, whose products are used as raw material for other industries। अभी यही तो मैंने कहा था कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो सामान बनाती है वो दूसरी कंपनीज रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है। सो इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन, ये भी अपने लेसन 4 का अदर इंपॉर्टेंट है, हु एस्टैब्लिश टिस्को एंड व्हेन? टिस्को मतलब टाटा कंपनी, टाटा कंपनी किसने बनाई और कब बनाई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जमशेदजी टाटा ने बनाई थी और 1907 में बनाई थी। इसका एक शॉर्ट टाइप आंसर बन सकता है, याद रखें।
एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर किसे कहते हैं? ये अपन ने क्लास में बहुत ही कम पढ़ा था, एक बार ध्यान से सुन लेना। इंडस्ट्रियल डिजास्टर रेफर्स टू, इसका मतलब ये होता है टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट, मतलब टेक्नोलॉजी खराब हो गई, इन्वॉल्विंग एंड इंडस्ट्रियल साइट और प्रोडक्शन फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी खराब हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया। एग्जाम्पल, अ फैक्ट्री विच टेक प्लेस ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और केयरलेसनेस हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर ध्यान नहीं रखा, टेक्नोलॉजी का ध्यान नहीं रखा और ब्लास्ट हो गया, तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। जैसे इधर कहा गया है केमिकल स्पिल, केमिकल लीक हो गया, भाई भोपाल ग्रेस याद आ गया इधर तो, केमिकल लीक हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, धमाका हो गया, रेडिएशन फैल गया, बिल्डिंग्स गिर गई, या गैस लीक हो गई, या फिर पॉइजनिंग फैल गई, या इंडस्ट्री में आग लग गई। तो जब इंडस्ट्रियल डिजास्टर मतलब क्या कि इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी खराब होने की वजह से जब इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ नुकसान हो जाता है या इंडस्ट्रीज में से कुछ गैसें लीक हो जाती है जिससे लोग मर जाते हैं, इसे इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी जो अपन ने पढ़ा था। अगला ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है? व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और अपने को ये भी बताना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा किस तरह के सामान बनाए जाते हैं। सुने, small scale industries are those lesser those sorry small scale industries are those which requires lesser amount of capital, जहाँ पैसे कम लगते हैं, पूंजी कम लगती है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स भी थोड़ी कम लगती है, कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में पैसे कम लगते हैं, बिल्डिंग्स छोटी चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दो भागों में बांटा गया है, एक है ट्रेडिशनल मतलब पुरानी पारंपरिक, एक है मॉडर्न यानी नई। ट्रेडिशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूड, अब ट्रेडिशनल मतलब पुरानी इंडस्ट्रीज के एग्जांपल क्या है? खादी बनाने वाली कपड़ा फैक्ट्री, हैंडलूम की फैक्ट्री, हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री, विलेज इंडस्ट्रीज, कोयर जो नारियल का होता है ना ऊपर वाला हिस्सा उसकी फैक्ट्री, सेरिकल्चर की फैक्ट्री, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज है। ट्रेडिशनल फैक्ट्रीज के अंदर मशीनों से काम नहीं होता है, लेबर से काम होता है, तो ट्रेडिशनल फैक्ट्री में मजदूरों को ज्यादा रोजगार मिलता है ना? जबकि जो मॉडर्न फैक्ट्रीज होती है वहां सारा काम तो मशीनों से होता है, तो वहां पर मजदूरों की आवश्यकता कम होती है। वाइल मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी का यूज करती है, मॉडर्न मशीनरी का यूज करती है और ज्यादातर काम वहाँ मशीनों से होता है, हैंड आर्टिसंस बाय हैंड से काम बहुत ही कम होता है। अब मॉडर्न के एग्जांपल क्या है? बास्केट वीविंग, पोट्री, हैंडीक्राफ्ट, ये सब क्या है? मॉडर्न इंडस्ट्रीज के एग्जांपल है। चलो ये भी लेसन 4 का ही अदर इम्पोर्टेंट है, मैंने सोचा लेसन 4 अब कंप्लीट हो गया। चलो एक बात, दो क्वेश्चन और है, एग्रो बेस और मिनरल बेस में क्या डिफरेंस है? अब ये क्वेश्चन मैं नहीं समझाऊंगा, अभी कुछ समय पहले यही क्वेश्चन अपने टेक्सचुअल क्वेश्चन में भी था कि एग्रो बेस और मिनरल बेस में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है? वैसे तो आप इसका आंसर बना के लिख सकते हो कि भाई स्मॉल इंडस्ट्रीज में पैसे कम चाहिए, लार्ज में पैसे ज्यादा चाहिए। स्मॉल के अंदर है बिल्डिंग छोटी चाहिए, लार्ज में बिल्डिंग बड़ी चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स आप ऐसे मन से बना के लिख सकते हो। चलो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला है स्मॉल के अंदर क्या बोला है कि स्मॉल पावर ड्राइवन मशीन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो मशीनें चाहिए उनको कम लाइट चाहिए, जबकि लार्ज स्केल के अंदर जो मशीनें होती है उनको लाइट ज्यादा चाहिए। स्मॉल स्केल के अंदर कम पैसे लगते हैं, वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल, जबकि लार्ज के अंदर पैसे ज्यादा लगते हैं। तीसरा पॉइंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है, देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जो रोजगार मिलता है वो डेवलपिंग देशों में मिलता है, डेवलपिंग मतलब भारत, जो अंडर डेवलप्ड भी नहीं है और डेवलप्ड भी नहीं है, बीच वाला देश डेवलपिंग है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलपिंग देशों में लगती है और रोजगार भी डेवलपिंग देशों के लोगों को ही मिलता है। जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो डेवलप्ड देशों में लगता है, चीन, अमेरिका, जो डेवलप्ड देश है, जापान, वहां पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगती है, तो वहां पर रोजगार भी उन्हीं देशों के लोगों को मिलता है। नंबर 4,
जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है इन्हें ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू बन सकता है, फिलअप बन सकता है। ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज कहा जाता है क्योंकि ये दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सामान बेचते हैं, या लार्ज स्केल को भी सामान बेचते हैं। जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वह कभी भी अपने आप को ऑक्सिलरी नहीं कहेगी, वो अपने आप को बेसिक इंडस्ट्री कहेगी, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो सामान बनेगा वो सीधा जनता को बिकेगा, दूसरी फैक्ट्री को नहीं बिकेगा। और फिफ्थ पॉइंट, स्मॉल स्केल के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो भी सिंपल यूज करते हैं, सेमी स्किल्ड लेबर भी चलता है। जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई चाहिए, लेबर बहुत ही समझदार, बहुत ही एफिशिएंट लेबर चाहिए, सैलरी भी ज्यादा लेगा। अब ये अपना आ गया लेसन नंबर 5, ये अपना जियोग्राफी का लास्ट लेसन है। चलो लेसन अपना जियोग्राफी फटाफट कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड अ रिसोर्स। बताओ पीपल को रिसोर्स क्यों कहा जाता है। ये मैंने बार बार समझाया है कि इंसान के पास नॉलेज होता है, स्किल होती है, इसीलिए इंसान को क्या कहा जाता है, रिसोर्स कहा जाता है। पढ़ लेते हैं एक बार इसको थोड़ा और। हाँ, व्हाई आर पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। लिसन, पीपल आर कंसिडर्ड अ रिसोर्स, पीपल को रिसोर्स माना जाता है बिकॉज, क्योंकि इट इज दैट स्किल, उनके अंदर एक स्किल होती है, काम करने की दक्षता होती है, नॉलेज होता है, जिसके द्वारा माउल्ड, वो बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, द शेप एंड थिंग्स कैन बी यूज द फुलेस्ट इन द पॉसिबल मैनर। प्रकृति से मिलने वाली चीजों का वो आकार चेंज कर सकते हैं और प्रकृति से मिलने वाली चीजों को इस तरह से यूज कर सकते हैं ताकि दूसरा व्यक्ति भी उनका सही ढंग से यूज कर सके। दैट्स वाई, इसीलिए ह्यूमन को क्या कहा जाता है, द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स कहा जाता है। उसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसका हिंदी अर्थ क्या है, इसका हिंदी अर्थ यह है कि आज वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जनसंख्या अलग अलग है, किसी देश में कम जनसंख्या पाई जाती है, किसी देश में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, सारे देशों की जनसंख्या इक्वल नहीं है। इसका क्या कारण है, ये कॉमन सेंस की बात है, सारे देशों की जनसंख्या सेम थोड़ी होगी। पहला कारण है ज्योग्राफिकल फैक्टर, कि साहब वहाँ की जमीनें अलग अलग है, क्लाइमेट अलग अलग है, मिट्टी अलग अलग है, पानी कम ज्यादा पाया जाता है, कहीं मिनरल्स कम कहीं मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या भी अलग अलग होती है। सेकेंड है सोशल फैक्टर, कहीं किन्हीं देशों के अंदर हाउसिंग फैसिलिटीज बहुत शानदार होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं एजुकेशन अच्छी होती है तो लोग एजुकेशन के चक्कर में उस देश में जाके बस जाते हैं। थर्ड है कल्चरल फैक्टर, दैट इज रिलीजन, कुछ लोग धर्म के नाम पर दूसरे देशों में चले जाते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। नंबर 4 है इकोनॉमिक फैक्टर्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग जहाँ पर नौकरी मिलती है तो नौकरी के चक्कर में वहां चले जाते हैं, फिर अपने परिवार को भी वहीं शिफ्ट कर लेते हैं। तो यह कारण है जिनकी वजह से ये पॉपुलेशन है वो चेंज होती है, एक जैसी नहीं रहती है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यहाँ पे गलती से वापस 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, 3 वाला है। 3 वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली, व्हाई। वर्ल्ड की जनसंख्या बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, इसका क्या कारण है। उत्तर सुने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो वैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था, जनसंख्या कब बढ़ती है, जब बर्थ रेट ज्यादा होती है, डेथ रेट कम होती है तो जनसंख्या बढ़ती है। आंसर पढ़ लेते हैं, द रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज, कारण क्या है, ड्यू टू लोअर डेथ रेट, डेथ रेट तो कम है, हायर बर्थ रेट, और बर्थ रेट ज्यादा है। द रीजन बिहाइंड लो बर्थ डेथ रेट, डेथ रेट कम क्यों है, मरने वालों की संख्या कम क्यों है, क्योंकि भाई साहब हमारे देश के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इज द चेंजेस इन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड चेंज कर लिया है। पहले लोग अच्छे से नहीं जीते थे, दवाइयां कम लेते थे, आजकल दवाइयां भी लेते हैं तो कौन मरेगा। एंड द फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड टू देम, आज लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, पहले लोगों के पास सुविधा नहीं थी, आदमी मर जाते थे। आजकल बहुत सुविधा है, बहुत टेक्नोलॉजी है, लोगों को ऐसे समय पर ऐसे मरने थोड़ी देते हैं, उनका इलाज करवा लेते हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट क्या है, कम है, अच्छी बात है। इवन थ्रू देयर इज नॉट अ वास्ट डिफरेंस इन द बर्थ रेट, बट द डेथ रेट इज टू लो इन कंपैरिजन, बर्थ रेट तो नॉर्मल है लेकिन डेथ रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। 3 है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बर्थ रेट,
डेथ रेट, माइग्रेशन। ये 3 फैक्टर है जो पॉपुलेशन चेंज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। ये मैंने क्लास में हर बार कहा कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि जनसंख्या की विशेषता बताओ, कि भाई जनसंख्या किस विशेषता के आधार पर बंटी हुई है अलग अलग जगह। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन हेल्प्स इन एनालाइजिंग, तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से हम क्या क्या चीजों को पता कर सकते हैं। एनालाइजिंग द पॉपुलेशन, हम जनसंख्या को एनालाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के आधार पर, सेक्स, आदमी है कि औरत है उस आधार पर, इनकम के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, और ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय के आधार पर। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट है ये नहीं पता नहीं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। और हमें ये भी बताना है कि जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमारे देश की जनसंख्या के बारे में समझने में कैसे हेल्प करता है। अगले पेज पे आते हैं। ये रहा अपना पॉपुलेशन पिरामिड वाला क्वेश्चन। अब अपन पढ़ते हैं इसका आंसर। क्या होता है पॉपुलेशन पिरामिड, ध्यान से सुनना। पॉपुलेशन पिरामिड इज अ ट्रायंगुलर फिगर, यह एक चित्र होता है, ट्रायंगुलर फिगर होता है जिसके बीच में लाइन होती है, एंड ग्राफ, इसे ग्राफ भी कह सकते हैं, दैट शो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। इधर मेल होते हैं और इधर क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। डिफरेंट एज ग्रुप भी चलता रहता है। इधर नीचे सबसे ज्यादा वो क्या कहते हैं, नीचे वो 0 से 5 ऐसे चलता है, मतलब नीचे बच्चों का, इधर मीडियम जवानों का, इधर बूढ़े लोगों का। अब देखो पॉपुलेशन पिरामिड अपनी हेल्प कैसे करता है कुछ चीज को फाइंड आउट करने में। पहला पॉइंट, पॉपुलेशन पिरामिड हेल्प इन स्टडिंग द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंट्री। पॉपुलेशन पिरामिड हमें पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को पढ़ने में हेल्प करता है, जिसे एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एज है, ये उम्र है, और सेक्स मतलब इधर आदमी हो रहते हैं। बी नंबर, द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अबाउट द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। पॉपुलेशन पिरामिड से ये भी पता चलता है कि उस देश में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। नंबर 3, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट्स पता चलता है कि उस देश के अंदर जवान लोग कितने हैं और उस देश के अंदर बुढ़े लोग कितने हैं। नंबर 4, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड एज पीपल। पॉपुलेशन पिरामिड से ये पता चलता है कि उस देश के अंदर बच्चों की संख्या कितनी है और बूढ़ों की संख्या कितनी है। नंबर 5, द कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट बेस एंड नर्वस एट टॉप। ये तो विशेषता है, ये ऐसा देश जहां पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज्यादा है। तो बर्थ रेट ज्यादा है तो बेस उसका क्या होगा, ब्रॉड होगा। डेथ रेट ज्यादा है तो जो ऊपर वाला है वो नैरोवर, छोटा होगा। ये क्वेश्चन हो गया पॉपुलेशन पिरामिड का। ये अपने अदर इंपॉर्टेंट है लेसन 5 के, 3 पेज बचे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं, मैंने कहा था अपन सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। लेकिन कब, 3 चीजें होनी चाहिए अपने अंदर, तभी अपन ह्यूमन रिसोर्स कहलाए जाएंगे। नंबर 1 हेल्थी, स्वस्थ होना चाहिए। नंबर 2 एजुकेटेड, पढ़े लिखे होने चाहिए। हेल्थ, एजुकेशन एंड मोटिवेटेड पीपल, वही क्या कहलाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। पूरा पढ़ लेते हैं। इट इज द पीपल, ऐसे लोग, विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। ह्यूमन, ऐसे लोग, ह्यूमन रिसोर्स ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपनी डिमांड्स के अकॉर्डिंग नेचर को चेंज कर सकते हैं। कैसे, जब वो हेल्थी हो, एजुकेटेड हो और मोटिवेटेड हो। अगला क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर अफेक्ट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। देखो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, मैंने एक बार क्लास में कहा था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। टोपोग्राफी, मतलब जमीन कैसी है। क्लाइमेट प्रभावित करता है, मिट्टी प्रभावित करती है, पानी कम है कि ज्यादा वो प्रभावित करता है, मिनरल्स प्रभावित करते हैं। सोशल फैक्टर, सामाजिक कारण प्रभावित करते हैं। कल्चरल, सांस्कृतिक चीजें प्रभावित करती है, और इकोनॉमिक, आर्थिक चीजें भी प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 8वां, व्हाट इज पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम दिस। वैसे तो ये भी अपन ने पहले पढ़ लिया था, लेकिन इसका सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको टिक किया है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रेफर्स टू, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की संरचना, इन कंटेक्स्ट ऑफ एज, उम्र के आधार पर जनसंख्या, सेक्स, आदमी औरत के आधार पर जनसंख्या, लिटरेची, लिटरेची मतलब पढ़े लिखे, हेल्थ, हेल्थ कितनी है, कैसी है, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, इनकम कितनी है। जब इस आधार पर हम जनसंख्या को डिवाइड करते हैं उसे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कहते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स us to know how many males or females are growing in which age.
पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के द्वारा हमें ये भी पता चलता है कि आदमी औरतों की संख्या कितनी है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं है। ये अपना लास्ट पेज, और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ अपनी 8 क्लास की ज्योग्राफी का रिवीजन कंप्लीट। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन पिरामिड, लिस्ट द वेरियस वेज। बताओ हम पॉपुलेशन पिरामिड को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन पिरामिड को कैसे समझ सकते हैं, और इसके अलग अलग तरीके बताओ। तो सुनो, an interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid. Looking at the population pyramid. अगर आप किसी देश के बारे में, अगर आप किसी देश की जनसंख्या के बारे में जानना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है उस देश का पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ो, सब चीजें पता चल जाएगी। नंबर 1, टोटल पॉपुलेशन पता चल जाएगी। टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है एज ग्रुप के अंदर, 5 to 9, 10 to 14 या 5-5 साल के ग्रुप में चलता रहता है। सेकेंड, द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड इनटू मेल और फीमेल। पॉपुलेशन को मेल फीमेल में और बांट देते हैं। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। और एक देश के अंदर कितने लोग रहते हैं वो सब भी चीजें पता चल जाती है। तो इस तरह से क्लास ये अपना ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, और कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे को 2-3 घंटे का और कभी टाइम मिलेगा तो हिस्ट्री थोड़ा लेंथी है, उसकी भी अपन वीडियो बना करके डालेंगे, ठीक है।